वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्कमानिस्तान के आलमी फोरम में अफगान सरजमीन से होने वाली दहशत गर्दी का मसला उठा दिया। कहा, दहशत गर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से सर उठा रहा है। आलमी बरादरी अफगान रजीम से अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द अनासर पर काबू पाने और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए जोर डालें। पाक अफगान जंग बंदी अब भी नाजुक सूरत हाल में है। मुस्तकिल जंग बंदी के लिए बिरादर ममालिक कतर, तुर्की, सऊदी अरब, UAE और ईरान के शुक्रगुजार है। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। पायदार अमन और पायदार तरक्की लाज़िम व मलज़ूम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अशकाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से गैर मामूली मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इंतहाई गर्मजोशी से मुसाफिहा किया। देर तक एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहे। अहम इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साइडलाइंस पर तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बर्दी महमदोव से और दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन से भी मुलाकात। पाक तुर्की तारीखी और गहरे बिरादराना ताल्लुकात की अहमियत का इयादा किया। वज़ीर आज़म का सियासी, तवानाई, इक़्तिसादी, दिफा, सरमायाकारी रवाबित मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म। पाक तुर्क JMC के 16वें इजलास पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर तुर्की के किरदार का शुक्रिया अदा किया। कहा, अमन तभी मुमकिन होगा जब पाकिस्तान के सलामती के खदशात को दूर किया जाए। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की 23 कड़ी शराइत मान ली। बिजली, गैस और फ्यूल समेत तवानाई के शोबे में किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सूबे नए RLNG के लिए इजाफी बैरूनी मुआहदे भी नहीं कर सकेंगे। SIFC सरमायाकारी के लिए किसी किस्म की मुराद तजवीज़ नहीं करेगी। शुगर सेक्टर को हुकूमती कंट्रोल से आज़ाद करना होगा। मरकजी और सूबाई हुकूमतें गंदम की इमदादी कीमत भी मुकर्रर नहीं करेंगी। चारों सूबे यकसा शरह सेल्स टैक्स नाफिज करेंगे। IMF के मुताबिक हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि तरक्याती स्कीमें कम की जाएंगी। खाद और कीड़े मार दवाओं पर एक्साइज ड्यूटी में 5% इजाफा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुल्क की सालमियत के खिलाफ चलने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। पीपल्स पार्टी जमहूरी सियासी जमात है जिसने अवामी खदमत का बेड़ा उठा रखा है। गवर्नर पंजाब से मुलाकात में बिलावल भुट्टो ने कहा कि खुद पंजाब की गली मोहल्लों में जाकर लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम ने कहा कि बिलावल भुट्टो के आने से पार्टी जियाले ताज़ा दम हो गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है बानी PTI और बुशरा बीबी को मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। उन्हें सर्दी से बचाव का सामान भी नहीं दिया जा रहा। KP हुकूमत बानी PTI की बहनों पर वाटर कैनन चलाने के नारवा सलूक की मजम्मत करती है। सूबाई काबीना से खिताब में कहा कि ज़म असलाह के लिए सालाना 100 अरब रुपए का वादा था। 7 साल में सिर्फ 168 अरब रुपए मिले। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि बानी PTI और फैज़ हमीद का गठजोड़ था। फैज़ हमीद की सज़ा किसी हुकूमत की फतह नहीं। फील्ड मार्शल ने साबित किया कि फ़ौज में भी कोई अफसर कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो कानून हरकत में आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बानी PTI आज भी रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। PTI होश के नाखुन ले, मनफी सियासत की अब कोई गुंजाइश नहीं। PTI का मनफी बयानिया एक्सपोज करना हमारी जिम्मेदारी है। जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के हवाले से ये चामगोइयाँ की जाती थी कि शायद ये फ़ैसला तो कर लिया गया है कि कोर्ट मार्शल होगा, लेकिन चूँकि फ़ौज की तारीख़ में ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं है कि अपने ही किसी अफसर को फ़ौज ने सज़ा दी हो, इसलिए इसका जो नतीजा है वो किसी सज़ा की शक्ल में नहीं निकलेगा, बल्कि कुछ अर्सा ये बात अखबारों की या मीडिया की जीनत बनेगी और उसके बाद ये केस ख़ुद ब खुद बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके बरक्स ये केस 15 माह चला और 15 माह का ज़िक्र मैंने इसलिए किया कि इसमें अब किसी को ये कहने की गुंजाइश नहीं रही कि इसमें जनरल फैज़ हमीद को सफाई का मौका नहीं दिया गया। जनरल फैज़ हमीद को पूरा सफाई का मौका दिया गया।
15 مہینے کا اس میں عرصہ لگا، مسلسل یہ ٹرائل ہوتا رہا، اور جو ان کی قانونی ماہرین کی ٹیم تھی، جو ان کے وکلاء تھے، وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ انہیں کوئی سرکاری وکیل فراہم کیے گئے، بلکہ انہیں ان کی مرضی اور ان کی چوائس کی جو لیگل ٹیم تھی اس کی فراہمی کی اجازت دی گئی۔ اپنی مرضی کے انہوں نے وکیل منتخب کیے، جنہوں نے، جو میں نے عرض کیا کہ 15 ماہ تک اس کیس میں وکیل صفائی کی حیثیت سے انہوں نے اس میں حصہ لیا، اور اس کے بعد جو 4 الزامات جنرل فیض پہ لگائے گئے تھے، جن کی تفصیلات میں آگے جا کے آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ سارے سچ ثابت ہوئے، اور جنرل فیض کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ یہ سزا ان 4 الزامات کے حوالے سے جو میں کہا کہ میں آگے جا کے عرض کروں گا، یہ فیز 1 ہے جس میں ان الزامات کی روشنی میں یہ سزا دی گئی ہے۔ فیز 2 کیا ہے اس پہ آگے جا کے بات ہوگی، لیکن میں سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ اس فیصلے کے حوالے سے نہ تو یہ کسی حکومت کی فتح ہے، نہ یہ کسی کوئی جماعت کی فتح ہے، نہ اس میں کسی نے کوئی خوشی کے شادیانے بجائے ہیں، یہ کم از کم ہماری جماعت کا یا ہماری قیادت کا شیوا نہیں ہے، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ پاکستان کے آئین کی فتح ہے، یہ قانون کی سربلندی کا اعلان ہے۔ یہ عدالتی فیصلہ کسی ایک کے حق یا دوسرے کے نا حق یا کسی کی مخالفت میں نہیں ہے، بلکہ یہ آئین کے حق میں ہے، یہ آئین کی فتح ہے، اور اس لیے آج بھی میں آپ کے سامنے بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اور اس کا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جہاں یہ اپنی نوعیت کا پہلا فیصلہ ہے، اسی طرح اس کے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آئندہ آنے والے دنوں میں دور رس سیاسی نتائج مرتب ہوں گے۔ اور پاکستان کی، جو میں نے پہلا جملہ کہا تھا کہ ہمارا جو حالیہ سیاسی بحران ہے، اس کی جو اصل جڑیں ہیں وہ جنرل فیض کے ان تمام غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات سے جڑی ہوئی ہیں جو اس دور میں انہوں نے اٹھائے جب وہ DGISI تھے۔ آج کی تمام تر جو آپ کو پولیٹیکل ریپلز، ڈفرینسز اور ایک انتشار کی کیفیت نظر آتی ہے، ان کی اصل جڑیں جو ہیں یہ اس وقت کے ان سیاسی جوڑ توڑ اور آئین سے بالا تر فیصلوں کی وجہ سے ہیں جو جنرل فیض نے اپنے دور میں لیے۔ یہ فیصلہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ کوئی بھی آئین اور قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ جنرل فیض جب اقتدار میں تھے تو نہ صرف سمجھا جاتا تھا بلکہ بجا طور پہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ پاکستان کے طاقتور ترین شخصیت ہیں، اور آگے جا کے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ان کے دور میں کیا چیزیں ایسی تھیں جنہیں ہم ان کے اختیارات کا ناجائز استعمال کہتے ہیں اور جو ان کے اوپر الزامات تھے، لیکن اس وقت وہ یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنی طاقتور شخصیت بھی کبھی آئین کے شکنجے میں آئے گی۔ اس لیے میں اس بات پہ ایمفسائز دے رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی بھی آئین اور قانون سے بالا تر نہیں ہے۔